नमस्कार दोस्तों, प्रकाश इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश कुमार और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक विकास से संबंधित एक विषय पर। उस विषय पर हमने टॉपिक लिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। दोस्तों, हम सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट के आने के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया? तो आप लोगों को याद होगा, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी आया था, जिसके अंतर्गत कई सारे बदलाव किए गए थे। उनमें से कुछ बदलाव इस प्रकार थे कि जो भारत में शासन की बागडोर है उसका केंद्रीकरण करा जाएगा, उसको सेंट्रलाइज करा जाएगा। यहाँ पर सेंट्रलाइज कहने का मतलब ये था, या केंद्रीकरण करने का मतलब ये था कि जो भारत में कंपनी की सत्ता थी, जो अभी तक अलग अलग प्रेसिडेंसियों में बटी हुई थी, उन सब को कहीं ना कहीं एक शक्ति के अधीन, यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दी जाती हैं। इसी रूप में अभी तक न्यायिक व्यवस्था की बात नहीं थी, तो न्यायिक व्यवस्था के लिए जो कंपनी के न्यायालय थे उनसे अलग हटकर कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। और उस उच्च न्यायालय के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पंजीकरण और उसकी अनुमति के लिए बाध्य किया गया। इसी रूप में जो भारत में कंपनी का शासन था, उस पर एक प्रकार से ब्रिटेन की संसद या वहाँ का जो सम्राट है उसका नियंत्रण स्थापित करने की शुरुआत की गई थी। इसके आने के पीछे जो कारण थे रेगुलेटिंग एक्ट के, उसमें आप लोगों को पता होगा कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत भ्रष्ट हो गए थे और उनके द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया जा रहा था। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए, उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था की गई, जो कि अपने प्रयासों में असफल रहा। इसकी मांग इंग्लैंड में लगातार चल रही थी और आम जनजीवन, आम लोग इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि अगर हमें ब्रिटेन की सरकार में, उसकी राजनीति में या उसके शासन प्रशासन से भ्रष्टाचार को कम करना है तो हमें कंपनी के शासन को नियंत्रित करना पड़ेगा। उस कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए संसद में मांग उठी और उसी मांग को देखते हुए एक संयुक्त सरकार थी उस समय पर, जो लॉर्ड नॉर्थ और चार्ल्स फॉक्स एक व्यक्ति थे, दोनों को मिलाकर एक संयुक्त सरकार चलाई जा रही थी। तो उसने एक संसद में विधेयक पास किया, एक विधेयक लाई, और वो विधेयक जो हाउस ऑफ कॉमन्स था वहाँ का, जो निम्न सदन या भारत के हिसाब से लोकसभा कहें, उसमें वो पास हुआ, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो पारित नहीं हो सका। इस कारण संयुक्त सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ा और एक नई सरकार आई जिसके नए प्रधानमंत्री थे पिट्स। वो पिट्स इतने कार्यकुशल थे कि जिस विधेयक को संयुक्त सरकार अपनी संसद में पास नहीं करा सकी, उसी विधेयक को पिट्स ने हूबहू उसी रूप में अपने यहाँ पर पास कराया। तो ये कार्यकुशलता पिट्स की रही और उसी के तहत पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के जो आने के कारण थे वो रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार या जो कमियां थीं, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स को बुलाने के लिए संयुक्त सरकार ने एक समिति गठित की थी, संसदीय समिति, और उस समिति ने ये प्रतिवेदन दिया कि वारेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाया जाए। लेकिन जो कंपनी के मालिक थे, जो उस समय डायरेक्टर थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर सुप्रीम कंपनी है या फिर जो ब्रिटेन की संसद है वो सुप्रीम है। तो इस प्रकार के संवैधानिक संकट को कम करने के लिए और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। आप दोनों बातों को नोट कर सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के आने के कारण, तो कौन कौन से कारण हैं? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना,
कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा, जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या संशोधन किए जा सकते हैं, उसके कारण भी पिट्स इंडिया एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। इसके दो बेसिक कारण मान सकते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके आने के क्या कारण रहे होंगे। तो ये दो कारण स्पष्ट रूप से आप लोग याद रख सकते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट में बात क्या की गई, तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी, मुख्य विशेषताएं, तो मोटा मोटी हम दो बातों पर बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। अभी तक कंपनी व्यापार के साथ साथ भारत में शासन प्रशासन चला रही है, लेकिन जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो कंपनी के शासन को द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। दोहरी व्यवस्था क्या है कि जो कंपनी है, अब कंपनी के जो कार्य हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक व्यापारिक मामले हैं और एक शासन प्रशासन के, जो नागरिक, सैन्य या राजस्व इनसे संबंधित हैं। एक व्यापारिक मामले हैं। तो कंपनी के कार्यों को, कंपनी के कार्यों को वर्गीकृत किया गया, वर्गीकृत किया गया। पहला, वाणिज्यिक कार्य या फिर व्यापारिक कार्य, और दूसरा राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य के अंतर्गत हम कंपनी के नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन आदि को रख सकते हैं। तो ये मुख्य काम था पिट्स इंडिया एक्ट का कि कंपनी के कार्यों को वर्गीकृत किया गया। जो वाणिज्यिक कार्य थे वो किसके द्वारा नियंत्रित किए गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल या संचालक मंडल। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं जो भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत हमने बनाई हैं। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कंपनी को चला रहे हैं वो समितियां हैं। समितियां कंपनियों के सदस्यों के द्वारा नियुक्त की जाती हैं। वो समितियां मिलकर एक निदेशक मंडल बनाती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाती हैं। उनकी संख्या 24 है। उन्हीं के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट से पहले तक का जो शासन प्रशासन है वो उन्हीं निदेशकों के द्वारा चलाया जाता है भारत में। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उस निदेशक मंडल को केवल व्यापारिक कार्य दिए गए तथा राजनीतिक मामलों के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड को हम कहेंगे नियंत्रक मंडल। एक नया बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो लोग हैं वो 24 हैं। नियंत्रक मंडल में सदस्यों की संख्या 6 रखी गई है, जिनका चुनाव, जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाएगी या वहाँ की संसद के द्वारा की जाएगी। इसके अंतर्गत भारत में जो नागरिक,
सैन्य व राजस्व मामले हैं वो रखे गए नियंत्रक मंडल के अंतर्गत। तो वो नागरिकों के संबंध में या सेना के संबंध में युद्ध करना या शांति करना, और राजस्व रिवेन्यू कलेक्शन, इन सब के संबंध में जो शक्तियाँ प्राप्त थी वो नियंत्रक मंडल के अंतर्गत आई। और नियंत्रक मंडल सम्राट के द्वारा नियुक्त है, इसलिए जो भारत में शासन प्रशासन की मूल शक्ति है वो किसके अधीन आती है? नियंत्रक मंडल के अधीन। और नियंत्रक मंडल अंतिम रूप से ब्रिटेन के सम्राट के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार के शासन को हम द्वैध शासन के रूप में जानते हैं कि भारत में पिट्स इंडिया एक्ट ने एक द्वैध शासन की स्थापना की। एक व्यापारिक शासन है और दूसरा राजनीतिक शासन है। तो दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। आपने इस संरचना को समझा होगा कि जो नियंत्रक मंडल है वो सम्राट के अधीन कार्य करता है। इसका कहने का संदर्भ यह भी है कि भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो अब सीधे सीधे ब्रिटेन की सरकार के अधीन आ गई है। अभी तक उस शासन व्यवस्था को कौन चला रही थी? कंपनी। तो ये याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बदलाव आया था। अक्सर पूछा जाता है कि किस वर्ष या किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कार्यों को वर्गीकृत किया गया था, या फिर वाणिज्यिक मामले राजनीतिक मामलों से अलग कर दिए गए थे। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों को ये पता होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसके अधीन बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को रखा गया था, वो कोई नियम अगर पारित करता अपने यहाँ, तो उसको पारित करने से पहले वहाँ जो कलकत्ता में हाई कोर्ट था वहाँ पर पंजीकृत कराना और साथ साथ उससे अनुमति लेना अनिवार्य था। ये ऐसा था कि वो अपनी मर्जी से उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। इस कारण पिट्स इंडिया एक्ट में बदलाव किया गया और गवर्नर जनरल को अब पंजीयन से, जो सुप्रीम कोर्ट में या जो बंगाल का जो कलकत्ता का हाई कोर्ट था उसके पंजीकरण से और उसके अनुमति से जो निर्णय लेने वाली थी उससे मुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ एक बदलाव और किया गया, जो उसकी सहायता के लिए, गवर्नर की सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसमें संख्या थी 4। इस रूप में चूंकि अगर 3 सदस्यीय परिषद के कोई निर्णय देते थे तो वहाँ वो बहुमत को मानने पर बाध्य था, अर्थात गवर्नर जनरल 3 सदस्यों के बहुमत के आगे कुछ नहीं कर सकता था। इस कारण गवर्नर जनरल को मजबूत करने के लिए जो परिषद की संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस रूप में अगर गवर्नर जनरल के विरुद्ध 2 व्यक्ति परिषद के अपना कोई निर्णय लेते हैं, अपना बहुमत देते हैं, फिर भी निर्णायक मत के साथ गवर्नर जनरल अब मजबूत स्थिति में था, अर्थात वो अब परिषद पर सर्वोपरि शक्ति के रूप में उभर रहा था। ये भी पिट्स इंडिया एक्ट की एक खासियत है। आप लोग याद कर सकते हैं क्या क्या बदलाव हुए। हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या की बात कर रहे हैं 6, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या बात कर रहे हैं 24, और जो बंगाल का गवर्नर है उसकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 हो जाती है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कुछ मुख्य बातें आई और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा और इसका आप लाभ लेंगे आने वाली परीक्षाओं में। मुझे